सोचिए कि अगर बच्चा 8 साल का भी हो गया, बच्चा 10 साल का हो गया, बच्चा 15 साल का हो गया, तब भी आपको उसके साथ ये सब काम आपको करने पड़ रहे हैं, तो कितना बोझ हो जाएगा, कितना बर्डन लगेगा। पैम्परिंग के चक्कर में कि नहीं हमारा बच्चा है, हम इसके लिए कर देंगे, इन सब के चक्कर में उस बच्चे को कुछ सीखने ही नहीं देते, उस टाइम पीरियड को गवा देते हैं। हम बाद में जाते हैं, 6 साल की बाद जाते हैं बच्चे को किसी भी डॉक्टर या थेरेपिस्ट के पास लेके कि अब हमारा बच्चा नहीं बोल रहा है। पेरेंट्स को ये सब बातें छोड़ के उनके बाकी के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को भी देखना चाहिए। क्या उनकी समझदारी एज अप्रोप्रिएट है? Hello everyone, I am Tarushri Trikha, Masters in Occupational Therapist, having an experience of almost 5 years now. मैं इस फील्ड में अपने पैशन की वजह से आई क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था कि मैं लोगों की किस तरह से मदद कर पाऊँ। उसी वजह से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ और मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं जिसकी भी मदद कर पाऊँ। करंटली आई एम वर्किंग विद द हंस फाउंडेशन इंडिया एंड आज मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो भी पेरेंट्स की कुछ क्वेरीज आती हैं, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली में अगर हम देखें, फ्रेंड्स बनाना इज नॉट सो सिंपल कि बस फ्रेंड्स बनाने हैं। ये चीज, इसके पीछे एक बहुत बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है। देयर आर थिंग्स विच वी फर्स्ट नीड टू एड्रेस विद अ चाइल्ड, और फिर हम फ्रेंडशिप की बात करेंगे। सबसे पहली बात, बच्चे को इंटरेक्ट करना आना चाहिए कि उसको फ्रेंड के साथ कैसे मिलना है, हाय, हेलो, नमस्ते, जो हम छोटे छोटे जेस्चर्स करते हैं, ये उसको आना चाहिए। उसके बाद उसको खेलना आना चाहिए, मतलब कि अगर हम कोई भी टॉय के साथ खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल बॉल के साथ हम कितने तरीकों से खेल सकते हैं, जैसे ड्रिबल करके बास्केटबॉल खेलना है, जैसे कैच एंड थ्रो खेलना है, जैसे बैट बॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है। तो बॉल के साथ हम बहुत टाइप के वैरायटी ऑफ गेम्स खेलते हैं। हमारे बचपन में हम लोग बॉल के साथ खो खो भी खेल सकते थे, पासिंग द सर्कल भी खेल सकते थे। खो खो थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन, जनरली वर्जन जो हमें पता है उसके मॉडिफाइड करके भी खेला जा सकता है। तो इतनी सारी चीजें हैं फ्रेंड्स बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स बनाने से पहले कि बच्चों को हम बोल रहे हैं कि आप फ्रेंड्स बनाओ या हम उनकी हेल्प करें, हमें इन चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा। उन्हें खेलना सिखाना पड़ेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि प्ले मटेरियल होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको किस-किस तरह से खेला जा सकता है, वो भी सिखाना होगा। और सोशल जेस्चर्स, हाय, हेलो, नमस्ते, ये सारी ग्रीटिंग्स जो हम आपस में मिलते हैं सोशल इंटरैक्ट करने के लिए, वो चीज़ों के साथ भी हमें बच्चों का काम करना पड़ेगा। इसके अंदर अगर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँ पेरेंट्स को कि आप बच्चों की फ्रेंडशिप कैसे करवाओ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता, कई पेरेंट्स आते बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो रुकता ही नहीं है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और हमारा बच्चा उस कोने में चला जाता है। तो आपको ये देखकर रुकना नहीं है, आपको बच्चे को रोजाना वहां लेकर जाना है, रोज 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 बच्चों को लेकर जाना है, अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के पास में। भले ही वो अलग चला जाता है, पर आप वहां रह के कोशिश करेंगे कि दूसरे बच्चों को आप उसके पास लेकर आए अगर आपका बच्चा नहीं जाता है। और अगर ऐसा करेंगे कि आप अपने बच्चे के साथ 4-5 बच्चे एक साथ ले आए, उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप 4-5 बच्चे एक साथ ले आए, ऐसा करने से बच्चे को और तकलीफ बढ़ेगी या वो नहीं बात करना चाहेगा। तो आपको शुरू करना है कि आप एक बच्चा जो कि थोड़ा समझदार हो, जो बहुत ज्यादा चिल्लाता ना हो, जो बहुत ज्यादा फोर्स ना करे खेलने के लिए और थोड़ा सा आपकी बात को समझे, उस बच्चे को आप उसके पास लेके जाइए, उससे स्टार्ट करें, फिर धीरे 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 दूसरे बच्चों को उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाएं। दूसरी चीज जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर पेरेंट्स एकदम से कोशिश करते हैं कि बच्चा पहले दिन ही जाके बच्चों को हग कर ले, उसको बाय करे, उसके साथ खिलौनों के साथ फ्रेंडशिप करके शेयरिंग करके खेलने लग जाए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी छोटे बच्चे के लिए। तो आपको एज अ मीडिएटर काम करना है कि आप उन दोनों के बीच में शेयरिंग करवाएं, उन दोनों के बीच में वेटिंग करवाएं, उन दोनों के बीच में आप लोग एज अ मीडिएटर काम करें कि आप सिखाएं कि बच्चों ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। तो आपको खुद मीडिएटर बनना पड़ेगा, ये नहीं कि हाँ बच्चे को छोड़ दिया और दोनों बच्चे आपस में लड़ गए और फिर आप बोल रहे हो कि मेरा बच्चा तो खेलता ही नहीं है दूसरे बच्चों के साथ। मेरा बच्चा सारे टाइम जंपिंग करता रहता है, इधर-उधर भागता रहता है, मैं उसे पार्क भी लेके जाती हूँ, वो रुकना ही नहीं चाहता, वो उसमें भी कूदना चाहता है और वो पूरे दिन भर भागता ही रहता है, उसकी एनर्जी खत्म ही नहीं होती है। तो इससे जुड़ी हुई एक बात जाननी ज़रूरी है कि उसको मूवमेंट सेंसेशन, जिसे हम हाइपर एक्टिविटी भी बोलते हैं या बहुत चंचल बच्चा भी बोलते हैं उसे जनरली। मूवमेंट सेंसेशन सेंसरी सिस्टम के
थ्रू देखा जाए तो मूवमेंट सेंसेशन जो है उसकी वो बहुत ज्यादा हो रखी है। हर बच्चा एक्टिव होता है, हर बच्चा भागा दौड़ी करता है, हर बच्चा सब सामानों को छेड़ना चाहता है, मैं इसे भी देख लूं, मैं उसे भी देख लूं। पर कई बार बच्चे बहुत ज्यादा चले जाते हैं अपनी एक्टिविटी लेवल से, तो वो जंपिंग, रनिंग, कूदना, चीजों के ऊपर चढ़ना, ये सब चीजें उनको बहुत पसंद आती हैं और वो पूरे दिन भर यही करते रहते हैं लूप पे। इससे क्या फायदा होता है उनको? उनको काम डाउन होते हैं, वो उनको अच्छा लगता है, उनकी जो एनर्जी होती है वो बॉडी में जो हो रही होती है वो कहीं ना कहीं से वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो हमारा इसमें क्या रोल बनता है कि हम लोग किसी तरह से उसको पर्पसफुल बनाएं, उसकी जो हाइपरनेस है, वो जो भागा दौड़ी ज्यादा करता है, उसको हम थोड़ा सा गोल दे दें। गोल कैसे दे सकते हैं? अगर हम उस बच्चे को झूला झुलाएं, उसमें भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, उस बच्चे को हम क्लाइंबिंग कराएं, जंपिंग कराएं, हैंगिंग करवाएं और ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालें जिसके अंदर एनर्जी लेवल हमारा ज्यादा रहता है, जैसे कि स्विमिंग, स्केटिंग। इन सब चीजों के ऊपर अगर हम काम करें उसके साथ, तो हम भी उसके साथ हेल्प कर सकते हैं पर्पसफुल चीजों को डाइवर्ट करने के लिए। अगर आपको बच्चे में ज्यादा एक्टिविटी लेवल लगता है, आप उसको घर में कैसे चैनलाइज कर सकते हो घर की ही चीजों से? सबसे पहले बच्चे का रोजाना का शेड्यूल होना चाहिए कि वो सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहा है, आपको उसका एक शेड्यूल बनाना है। सुबह उठ के फॉर एग्जाम्पल बच्चा उठा, आपने उसको नहलाया धुलाया, अब तो गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ जाएंगी बच्चों की, उसके अंदर पेरेंट्स को और ज्यादा दिक्कत आती है कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल शांत बैठना ही नहीं चाहता है। तो आपको शेड्यूलिंग से सबसे पहले स्टार्ट करना है। आप अपना और अपने बच्चे दोनों का एक शेड्यूल बनाओगे। सुबह उठा बच्चा, आपने उसको नहलाया धुलाया, उसके बेसिक के टास्क करवाए, उसके बाद बच्चा फ्री हो जाता है। पर वो फ्री की जगह आप उसको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज में डालेंगे। जैसे अगर आपके पास छत है, उसके अंदर सीढ़ियां होती हैं, आप उसको सीढ़ियों के ऊपर एक्टिविटीज करवाएंगे। ऊपर नीचे जाना, कोई भी एक्टिविटी ले सकते हो, ब्लॉक्स, रिंग्स, कुछ भी आपके पास घर में कोई भी प्ले मटेरियल अवेलेबल हो, उसके पीसेस आप सीढ़ियों से नीचे रखो, दूसरा पीस उसका सीढ़ियों के ऊपर रखो और बच्चे से 10 चक्कर कटवाओ। अगर वो भी नहीं होता है तो आप अपने घर के काम करवा लो। रजाई, गद्दे, चादर, कपड़े सुखाना, वो आप बच्चे को एक एक करके कपड़ा भेजो, ऊपर सीढ़ियों से जाके सुखा के आना है, वापस आएगा दूसरा कपड़ा लेके जाएगा। तो घर के काम में भी इस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हो। उसके बाद कुछ हैवी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे व्हील बैरो एक्सरसाइजेस। बच्चे को इसमें हाथों के बल पे पलट देते हैं और पैर पकड़ के हम लोग उसको हाथों के बल पे ही उसके रहने देते हैं, ताकि वो उल्टा होकर ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर पाए। ये भी एक तरीके की हैवी एक्सरसाइज होती है जिसमें बच्चे थक जाते हैं। बच्चों को आप डक वॉकिंग करवा सकते हो, डक की तरह बैठना और पैरों के बल पे चलना। उसके अलावा जब भी आप बाहर जाते हैं सामान लेने, अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने, सब्जियां लेने, कुछ भी लेने, तो वो जो बैग्स होते हैं हेवी बैग्स, वो आप उनसे उठवाइए, ताकि वो पकड़ के लाएं और थोड़ा थकेंगे, उनकी एनर्जी लेवल में थोड़ा फर्क आएगा। उसके अलावा रोज उनको आप पार्क लेके जाएंगे, रोज उनको रनिंग करवाएंगे, बॉल से खिलाना, पार्क ले जाकर आप स्विंग करवाइए, पार्क ले जाकर आप उनको लटकाइए, लटक के कूदने दीजिए। ऐसा नहीं होता है बच्चे लटकेंगे और खुद से जंप करेंगे, वो उनकी बॉडी पे और ज्यादा प्रेशर डालेगा। ऑटिज्म में जनरली ये क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारा बच्चा सफेद चीजें नहीं खाता या सफेद चीजें पसंद नहीं करता। ऐसा किसी भी चीज के साथ हो सकता है, सफेद चीज ही नहीं। कि हमारा बच्चा तो सीटी से बहुत डरता है, विसल, कुकर की सीटी का अलग सेंसरी इशू है, पर विसल से बहुत डरता है। या फिर हमारा बच्चा जो है उसको अगर कहीं पर भी ऐसे पंखा दिख गया, वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है, हर पंखे को पसंद करता है, या हर पंखे को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि वो गोल घूमती चीज है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के फियर बच्चों में ऑटिज्म में कई बार डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी मेमोरी से जुड़ा होता है, वो किसी उनकी पुरानी उस चीज से जुड़ा होता है जो उसको कनेक्ट करते हैं और उनको लगता है कि ये चीज हमें हार्म कर सकती है, हमें नुकसान पहुंचाएगी। ऐसा तो हम जनरल हमारे साथ भी होता है कि अगर हमें बचपन में किसी बंदर ने काटा है, अब भी हमें बंदर दिखेगा, हम भले ही बड़े हो गए हैं, तो हमें थोड़ा सा उससे होता है कि नहीं, हमें दूर रहना है, हमें प्रिकॉशन लेना है ना। हम समझते हैं कि हाँ, वो चीज हमें हार्म कर सकती है। अब कोई छोटा बच्चा है, उसकी कोई मेमोरी जुड़ी हुई है किसी चीज से, किसी डर से, या उसको बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। वो चीज पसंद आने का भी एक वो तो सेंसरी सिस्टम से भी जुड़ा होता है पसंद आना, पर जो फियर होता है वो जनरली किसी खराब मेमोरी से जुड़ा होता है। तो अगर वो बच्चा किसी चीज से डर रहा है, तो हमें उससे उसको धीरे धीरे उस चीज से सेंसिटाइज करवाना पड़ेगा। हम एकदम से, अगर आपको सांप से डर लगता है और आपके सामने में सारे सांप छोड़ दूं, तो आप भी तो चिल्लाने लग जाओगे, रोने लग जाओगे बिल्कुल।
तो वो हम नहीं कर सकते। धीरे-धीरे सेंसिटाइजेशन का मतलब है कि पहले हम सांप की फ़ोटो दिखाएँगे, फ़ोटो दिखाने के बाद हम उसको सांप को दूर से दिखाएँगे किसी वो देखो सांप है ज़ू में ले जाके। उसके बाद धीरे-धीरे वो बच्चे में हिम्मत आएगी, हम में हिम्मत आएगी कि हम उस चीज़ को कर पाएँ। तो अगर हमें किसी भी बच्चे का कोई भी फ़ियर हटाना है, दूर करना है, तो हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिसेंसिटाइजेशन करनी पड़ेगी। पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो बोल नहीं रहा, हमारे बच्चे को बुलवा दो। पर मेरा सवाल ये है, क्या सिर्फ बोलना ही काफ़ी है? क्या सिर्फ बच्चे को बोलने की ही दिक्कत हो रही है? क्या आपने बच्चे को और एस्पेक्ट्स में देखा है? ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स ये चीज़ समझें कि ऑटिज़्म में सिर्फ बोलने की दिक्कत नहीं है, बोलना एक छोटा-सा पार्ट है। ऑटिज़्म में बहुत सारी अलग-अलग दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से बच्चा बोल नहीं रहा है। आप अगर किसी बच्चे की डेवलपमेंट देखेंगे सबने अपने ज़िंदगी में बच्चा देखा होगा, अगर खुद का नहीं है किसी का तो कोई और बच्चा किसी पड़ोस का, अपनी फैमिली में। तो वो बच्चा क्या पैदा होते ही बोलने लग जाता है? नहीं। उस बच्चे के अंदर पहले समझदारी आती है। समझदारी बच्चों के लेवल के ही जो एज अकॉर्डिंग बढ़ती है। जैसे-जैसे वो समझदार होता रहता है, उसके शब्द आने लगते हैं। पहले तो वो साउंड निकालता है, फिंगर पॉइंटिंग करना, जेस्चर्स करना, दे दे, ले ले, बाय बाय ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें सीखना। उसके बाद वो एक-एक शब्द बोलता है, मम्मा, पापा, दादा, फिर 2 शब्दों को कंबाइन करता है, दे मुझे दे दो, पानी पीना, उसके बाद वो सेंटेंसेस पे आता है। पर अगर बच्चे को ये ही पता ना हो कि पानी क्या है और मम्मी क्या है, तो क्या आपको लगता है वो बोल पाएगा? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स का ये समझना कि ऑटिज्म सिर्फ स्पीच की दिक्कत नहीं है। आपको उसकी समझदारी पे काम करना है, उसके बर्ताव पे काम करना है और स्पीच से ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन आना, कि बच्चा अपनी बात आपको किसी भी ज़रिए से बता पाए। ज़रिया बोलना हो, ये ज़रूरी नहीं है। इशारे करके, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, लिख कर, ड्राइंग कर कर, कोई भी ज़रिया हो सकता है। कम्युनिकेशन जब आ जाती है, तब स्पीच आना और आसान होता है क्योंकि समझदारी आ चुकी है। तो आप लोग समझदारी पे पहले काम करिए और उसके बाद आप लोग ये सोचिए कि हाँ, अब मैं बच्चे के बोलने पे कैसे काम करूँगी। राइटिंग की दिक्कत 3 चीज़ों से हो सकती है। जनरली एक तो हमारी सेंसरी दिक्कत से जुड़ी हो सकती है, फाइन मोटर से जुड़ी हो सकती है या फिर हमारी पोस्चरल कंट्रोल स्टेबिलिटी से जुड़ी हो सकती है। इन तीनों चीज़ों में से बच्चे के अंदर किस चीज़ की या तीनों चीज़ों की या किसी 2 की या किसी 1 की, किसकी भी दिक्कत हो रही है, वो आइडेंटिफ़ाई करना, उसके ऊपर काम करना और उसके बाद हम देखेंगे कि बच्चा कैसे इन तीनों चीज़ों में से किसी के ऊपर भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो हमें इन ती पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करना कि है क्या प्रॉब्लम? हाँ, और बिहेवियरल प्रॉब्लम भी होती है कई-कई बार कि बच्चे नहीं लिखना चाहते, अटेंशनल प्रॉब्लम भी होती है कई-कई बार, तो हमें वो भी रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा और साथ-साथ में जिस एरिया में प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम्स को एक साथ मिला के हमें काम करना पड़ेगा। सबका सॉल्यूशन मिला के एक साथ काम करना पड़ेगा। अटेंशन प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है। अटेंशन के लिए भी हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन, स्टेबिलिटी, हमारा हाथ, पैर, आँख एक साथ काम करे एकाग्रता से, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अटेंशन के लिए भी सिर्फ बैठकर एक्टिविटीज़ करना अटेंशन एक्टिविटीज़ नहीं होता। एक इंसान खड़े होकर भी अटेंशन का काम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अभी अपने एक टाँग पे खड़े हो जाऊँ और मुझे कुछ निशाना लगाना हो, यहाँ पे बास्केट रखी है और मेरे पास बॉल आ रही है और मुझे उसके अंदर निशाना लगाना है। मैं खड़े होके तो बहुत आराम से लगा लूँगी, पर अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक पैर पे खड़े होकर निशाना लगाना है, तो वो मेरी बॉडी के लिए और ज़्यादा अटेंशन का काम करेगा। और ज़्यादा एकाग्रता चाहिए होगी मेरी बॉडी को। तो इस तरह से हम बच्चे की लेवल देख के, वो किस लेवल पे कितना अटेंशन दे सकता है, उतना ही राइट एप्रोप्रिएट चैलेंज देते हैं, ना कि उससे ज़्यादा। अब कोई बच्चा है जिसने आज तक चलना छोटे-छोटे बच्चे आते हैं जिन्होंने चलना नहीं सीखा है अभी तक या 3 साल का बच्चा है, अगर उसको बोले हम कि अच्छा इसमें तो अटेंशन ही नहीं है, तो ये चीज़ गलत होगी। 3 साल का बच्चा आप खुद बताइए आप 3 साल के थे, आप कितना अटेंशन देते थे? अपनी मम्मियों से पूछिए। 3 साल का बच्चा ऐसा नहीं है कि आपको पूरी अटेंशन देगा। उस बच्चे की अटेंशन उतनी ही होगी जितना टाइम आप उसके साथ खेल रहे हो, उससे आई कॉन्टैक्ट बना रहे हो या फिर वो किसी टॉय में लगा हुआ है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। अब उसका मन भर गया, वो छोड़ के चला गया। तो 3 साल के बच्चों में हम अटेंशन प्रॉब्लम ऐसे नहीं बोल सकते।
एक क्वेश्चन ये भी बहुत पेरेंट्स करते हैं कि हमारा बच्चा कब बोलेगा, कब बोलेगा और कब बोलेगा। बस यही क्वेश्चन उनको हॉन्ट करता रहता है कि हमारा बच्चा कब बोलेगा। पर ये बहुत जरूरी है समझना कि समझदारी आ गई तो ये चीजें भी आ जाएंगी। अगर स्पीच तब भी नहीं आई तो कम्युनिकेशन आना बहुत जरूरी है। तो स्पीच की जगह पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे की कम्युनिकेशन पे फोकस करें कि वो अपनी बात आप तक और आपकी बात खुद को कितनी समझ पाता है या समझा पाता है। गांव में जनरली ऐसा होता है कि बोला जाता है, हाँ, बड़े बुजुर्ग हमारे बोलते हैं, नो ऑफेंस टू बड़े बुजुर्ग, बट बोला जाता है कि हमारा बच्चा भी हमारे जो बुआ का लड़का था, ये था, वो 5 साल पे बोला, वो तो 7 साल पे बोला। अरे मेरा बेटा भी तो 5-7 साल पे बोला था, तेरा भी बोल लेगा। पर पेरेंट्स को ये सब बातें छोड़ के उनके बाकी के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को भी देखना चाहिए। क्या उनकी समझदारी एज अप्रोप्रिएट है? कई बार होती है, हाँ, बोलने की दिक्कत होती है। मैं ये नहीं मना करूँगी कि सिर्फ बोलने की दिक्कत नहीं होती। पर बहुत बार सिर्फ इस वजह से हम लोग उनकी बात सुन के अपने बच्चे की जो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कि बहुत अच्छे से थेरेपी देने के बाद रिजल्ट आ सकता है, उस टाइम पीरियड को गवा देते हैं। हम बाद में जाते हैं, 6 साल की बाद जाते हैं बच्चे को किसी भी डॉक्टर या थेरेपिस्ट के पास लेके कि अब हमारा बच्चा नहीं बोल रहा है, आप प्लीज आप हेल्प करिए। तो वो जो एक क्रूशियल टाइम पीरियड था 6 साल तक की उम्र का, वो निकल जाता है। इसीलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बाकी के माइलस्टोन्स को भी ज़रूर चेक करें, जैसे कि क्या बच्चा सही टाइम पे चल रहा है, क्या बच्चा इशारे करके, जेस्चर्स करके अपनी बात आपको समझा पा रहा है, क्या बच्चा मिलनसार है, दूसरों से मिलता है ना? दोस्तों के साथ या फिर अपने घर में ही भाई-बहनों के साथ या आपके साथ ही कितना मिलता-जुलता है, क्या बच्चा छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ पा रहा है, अपने हाथों से खेल पा रहा है ना? टॉयज़ को घुमा के गुड़ियाओं के साथ जनरली लड़कियाँ खेलती हैं, ये सब चीज़ें कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। क्या होता है, पेरेंट्स इन सब अपने लाड-प्यार के चक्कर में, पैम्परिंग के चक्कर में कि नहीं हमारा हमारा बच्चा है, हम इसके लिए कर देंगे, इन सब के चक्कर में उस बच्चे को कुछ सीखने ही नहीं देते। वो खुद से ही सब कुछ करते रहते हैं कि वो ही उसको खाना खिलाएँगे, वो ही उसको टॉयलेट लेके जाएँगे, वो ही उसको पानी तक पिलाएँगे, वो ही उसको ब्रश तक कराएँगे। वो अपने बच्चे को सिखाना ही नहीं चाहते। अब छोटा है तब तो सब कुछ अच्छा लगता है, पर आप ये सोचिए कि अगर बच्चा 8 साल का भी हो गया, बच्चा 10 साल का हो गया, बच्चा 15 साल का हो गया, तब भी आपको उसके साथ ये सब काम आपको करने पड़ रहे हैं, तो कितना 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 बोझ हो जाएगा, कितना बर्डन लगेगा। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को एज अप्रोप्रिएट एडीएल एक्टिविटीज़ करने दें और सिखाएँ। खुद से खाना खाना, अपने बर्तन खुद से रखना, पानी पीना, दूसरों को पानी भी ग्लास में दे देना, आप उन्हें पकड़ाएँ, वो देकर आएँ। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो बच्चे अपनी एज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उनको करने दें और ज़रूर सिखाएँ। बीज से पौधा निकलना और पौधे से पेड़ बनने का जो मैजिकल प्रोसेस है, वो थेरेपी है। छड़ी घुमा के बच्चा ठीक हो जाए, वो थेरेपी नहीं है। तो पेरेंट्स को बहुत ही पेशेंटली एक थेरेपिस्ट के साथ, वो जो आपको बता रहा है, वो आपको सिखा रहा है, उसके साथ काम करना चाहिए। और हमारी जो रिहैबिलिटेशन टीम है, उसके अंदर अलग-अलग हमारे मेंबर्स का अलग-अलग रोल होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स और डॉक्टर्स भी एक रोल प्ले करते हैं। सभी का अपना-अपना रोल है, सभी अपने रोल में सक्षम होते हैं। सब पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए, हर थेरेपिस्ट का अपना इंडिविजुअल एक्सपर्टीज़ होती है। कोई एक थेरेपिस्ट सारी चीज़ें नहीं करवा सकता, तो पेरेंट्स ये ज़रूर समझें और जानें कि हर थेरेपिस्ट का क्या रोल है और वो कैसे आपके बच्चे की डेवलपमेंट में मदद कर सकता है। थैंक यू जोश टॉक्स फॉर कॉलिंग मी। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.